हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनको मिलवाने वाले हैं, उन पर ये दो लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं कि पंछियों के जैसे मेरे पंख तो नहीं हैं, लेकिन बुलंद इरादा मेरे भीतर जो छिपा है वो मुझे अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ने का हौसला देता है। हम बात कर रहे हैं पटाया थाईलैंड में हुए मिस एंड मिसेस यूनिवर्स पेजेंट अवार्ड में सिल्वर कैटेगरी में मिसेस एशिया 2022 का खिताब जीतकर प्रदेश का देश का नाम विदेश में रोशन करने वाली सोनम श्रीवास्तव की। सोनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। जी धन्यवाद। सोनम जी, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने देश और विदेश में अपना नाम रोशन किया है, लेकिन विदेश में भी अपना परचम लहराया है। कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं सोनम श्रीवास्तव, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और अपनी माटी अपने छत्तीसगढ़ से दूर जब हम अपने देश का नाम किसी दूसरे देश में जाकर एक मुकाम मैंने हासिल किया है। एक मैरिड महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ घर से बाहर निकलना और वहाँ तक दूसरे देश पहुँचना और अपने आप को साबित करना ये कितना मुश्किल रहा, बहुत चैलेंजिंग रहा और मैंने इसको बखूबी निभाया भी। मैं एक वर्किंग महिला भी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि इन सब चीज़ों पे हम कैसे फेस करते हैं दुनिया को। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और अभी तक का ये सबसे बेस्ट रहा। मेरा ब्यूटी आइकन से लेके मिसेस एशिया का सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा। सोनम, सबसे पहले आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस अवार्ड को अभी तक जीता है छत्तीसगढ़ में, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सा अवार्ड आपने जीता है? जी, सबसे पहले मैंने तो मिसेस ब्यूटी आइकन ऑफ इंडिया जीता था 2021 में। उसके बाद मैंने मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स, उसके बाद मिसेस छत्तीसगढ़ और अभी मिसेस एशिया का खिताब मैंने जीता है थाईलैंड से। मन में कैसे आया आपको कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए और एक पेजेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी, बचपन से ही मेरी सब चीज़ों में रुचि रही है, स्पेशली पढ़ाई में खास तौर पे बहुत ज़्यादा रही। तो पढ़ाई करते करते इस बीच कभी ख्याल ही नहीं आया कि और भी बहुत सारे गुण हैं जो मेरे अंदर हैं। तो जब पढ़ाई से हटकर मैंने 29 साल में मैं एज ए प्राचार्य के रूप में कार्यरत हुई, तो जब मैं खुद प्रिंसिपल हुई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने लगी, तो मुझे लगा कि मुझ में भी एक बच्चा है, कहीं ना कहीं मुझ में जो गुण हैं वो भी मुझे किसी प्लेटफॉर्म में जाके दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए जस्ट। तो मैंने एक रजिस्टर कर लिया कि हाँ बस जाना है, एक ब्यूटी पेजेंट करना है। क्योंकि जो 3-4 साल थे हमारे कोविड काल वाले, वो ऐसे थे कि जो हम नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पा रहे थे। तो इसी बीच मेरा रजिस्ट्रेशन भी हुआ और मैंने सबसे पहला नेशनल लेवल का ही शो किया था जिसकी मैं विजेता रही, मिसेस ब्यूटी आइकन ऑफ इंडिया। किस तरीके की तैयारी करनी होती है इस तरीके के ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? मतलब आप शुरू से ही अपना किस तरीके का माइंड सेट करते हैं और किस तरीके की प्रिपरेशन फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पर जाने के लिए की जाती है? जी, तैयारियां तो देखिए बहुत एक बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। आपका वॉक हो गया, आपका एटीट्यूड हो गया, आपका IQ हो गया। और हम सिर्फ सोचते हैं कि ब्यूटी पेजेंट्स में मॉडलिंग होता है, सिर्फ वॉक होता है और बॉडी हम अपनी शो ऑफ करें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अपनी पर्सनैलिटी आपको उस प्लेटफॉर्म में शो करनी होती है, प्रेजेंट करनी होती है। और इसमें काफ़ी बहुत सारे राउंड्स होते हैं, टैलेंट राउंड होता है, आपका IQ होता है, आपका फिटनेस होता है एंड इन सारे राउंड्स को क्लियर करके आप वहाँ तक पहुँचते हैं और उसके ही बेस पे विनर चुने जाते हैं। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा, काफ़ी अच्छा रहा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं ना कहीं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना था, एक छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना था, देश से बाहर जाके आपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। कैसा अनुभव था? वहाँ के लोग किस तरीके से आपको देख रहे थे और किस तरीके का स्वभाव आपके साथ हुआ? जी, मैं एक छोटा सा व्याख्या बताना चाहूँगी इसमें। मुझे ऐसे, जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर निकलते हैं, हम विदेश की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, अपने देश की ही बात कर रही हूँ, तो अभी भी कुछ जगह पे ऐसा है कि आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, लोग इस तरीके से थोड़ा सा ट्रीट करते हैं आपको। आप पार्शियल कहें या जो भी कहें,
तो जब मैं छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के दूसरे स्टेट पे जाके कॉम्पीट कर रही थी, तब मैंने भी ये कुछ कुछ चीज़ें फेस की। तभी मेरा ख्याल आ चुका था कि अगर मैं ये नेशनल लेवल जीत जाती हूँ तो मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ज़रूर उतरूँगी जहाँ मैं अपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट करूँगी। तो जब मैं इंडिया लेवल पे जीत कर आई तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि हाँ, मेरे राज्य को भी लोग जान रहे हैं आज मेरे नाम से। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी का मतलब वो पल था कि हाँ, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से एक लड़की निकली है जो एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अब अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेगी। सोनम, बीते साल आपके साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ था जिसमें आपकी 38% बॉडी जल गई थी। आप उस हादसे के बारे में बताइए और उस हादसे के बाद आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने नाम की है। देखिए, मेरे ख्याल से कहते हैं कि हर इंसान में बहुत सी कमियां होती हैं और गुण भी बहुत सारे होते हैं। हम हमेशा अपनी कमियों पे ही ध्यान देते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, मोटे हैं, पतले, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर भगवान ने भी और हमारे अंदर खुद भी बहुत सारे गुण भी हैं। तो हम उन कमियों के पीछे उन गुणों को छुपा लेते हैं। तो बचपन से मैंने कहा ना, मुझे हर चीज़ की रुचि रही थी और मेरा ध्यान इस सब चीज़ों में भी था, पढ़ाई के अलावा भी। और मैंने जब भी प्लेटफॉर्म मिला मैंने अपने आप को उतारा भी है। जैसे कि मैं स्टेट लेवल पे भी बहुत से डांस कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुकी हूँ, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, मैं मिसेस यूनिवर्सिटी भी रह चुकी हूँ 2019 में। तो उसके बाद सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे जाने मिलेगा। लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, 2021 की बात है, जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराया, मैं बहुत खुश थी, बहुत मोटिवेट थी अपने आप को लेकर। और ऐसा हुआ जब भीषण गर्मी थी पिछले साल अप्रैल में, और जब तीसरी लहर आई थी, तब उस स्थिति में मैं घर पे ही 38% जल गई। गर्म पानी से भाप लेने के दौरान ही कुछ ऐसा हादसा हुआ कि पानी का जो खौल होता है वो बहुत ज़्यादा था, और उस हाई टेम्परेचर में मेरे स्किन जो थी, मेरे लोअर जो बोलना चाहिए लेग्स हैं, वो पूरे स्किन फटने लग गई और मैं 2nd डिग्री बर्न हो गई घर पे ही। और वो ऐसी स्थिति थी कि उस समय आपको अस्पताल में बेड मिलना सबसे बड़ी, मतलब कहना चाहिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था वो भी। और उस कंडीशन पे जब हम अस्पताल की तरफ दौड़े और उस जलन में, मतलब वो समय याद करो तो मुझे खुद को लगता है कि मतलब वो हादसा मेरे साथ क्यों हुआ या कभी किसी के साथ ना हो। उस हादसे को फेस करने के 2 महीने बाद ही मेरा ब्यूटी आइकॉन ऑफ इंडिया का शो होने वाला था। तब मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा सोनम, अब 2 महीने हो गए, तुम काफ़ी मोटी भी हो गई हो बेड रेस्ट पे, और इतनी जलन, और स्किन क्योंकि रिकवर हुई नहीं थी, तो उस स्किन के साथ, जली हुई स्किन और उस जलन के साथ ब्यूटी आइकन तो छोड़ो, तुम घर से बाहर खुद ड्राइव भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मतलब एक मेरा जो मोटिवेशनल लेवल था वो पूरा डाउन हो चुका था, मैं डिप्रेशन मोड पे जा रही थी। फिर जो हमारी ऑर्गेनाइज़र थी रूना शर्मा दीदी ने, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा कुछ नहीं होता, आप आओ, आप फेस करो और आप जैसा भी होगा आप कर लेना। उसके बाद 2 दिन का इवेंट था। मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ बताने के लिए, क्योंकि क्या होता है, हम ये चीज़ें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस कंडीशन में उस स्पर्धा जीती है। क्योंकि जब मेरे पैर फूल जाते थे, हमको हील्स पहनना कंपलसरी होता है, 4 इंच की हील्स पहननी होती है, एंड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं वो हील्स पहन सकूं, मतलब आई वॉक जस्ट वॉक करना था हमको, और उसके अलावा हमको अपना टैलेंट दिखाना था, IQ दिखाना था, स्टेज पे परफॉर्म करना था, क्रिएटिविटी दिखानी थी। मतलब वो 2 दिन में हमको ना सोने मिलता है ना खाने मिलता है। तो उस कंडीशन पे मैं ऐसे पैर फैला के नीचे ज़मीन पे लेटे रहती थी, लोग आके पूछते थे आपको क्या हो गया, जिनको पता ही नहीं था। मेरे कंपटीशन में किसी को नहीं पता था कि ये लड़की 38% जल के आई है। मैं जैसे आज मैंने फुल कपड़े पहने हैं, उस समय भी मैं फुल कपड़े में रहती थी, लोग शॉर्ट्स पहनते थे, थोड़ा लगता था मन में यार आज कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, पर ठीक है, मुझे लगा ये कंपटीशन है, मुझे कंपटीशन फाइट करना है अच्छे से। तो मैंने 100% दिया, एंड बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा ऊपर वाला होता है, और वही हुआ, मैं विनर रही। बढ़ाते हैं सोनम, जाहिर सी बात है जब एक महिला किसी भी कंपटीशन में या किसी भी जॉब में आगे जाती है तो उसे एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आपकी फैमिली ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, आपके परिवार ने आपको कैसे अपने सपने जीने के लिए एक मजबूत उड़ान दी? जी बिल्कुल, मैं इस बात से, इस सवाल से बहुत सहमत हूँ, और बिना सपोर्ट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरे सबसे बड़ा जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है।
मैंने कभी उनसे कहा मैं पढ़ाई प्राइवेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अधिकतर पूरी पढ़ाई शादी के बाद ही हुई। तो उन्होंने एक नहीं कहा तुम कॉलेज जाओ, कॉलेज से पढ़ाई करो। और उसके बाद जितने कंपटीशन में मैंने भाग लिया उनका पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि क्या होता है, एक हद तक हम कहते हैं कि जब तक, हमेशा कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे सफल नारी का हाथ होता है, लेकिन मेरे केस में पूरा उल्टा है। तो मैं इसका पूरा श्रेय अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी कि अगर उन्होंने ही मेरे उड़ान को पंख दिए, कहना चाहिए, क्योंकि मैं उड़ना तो चाहती थी बिना पंखे, लेकिन उड़ान संभव नहीं है। तो इसका क्रेडिट मैं पूरे अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। सोनम, आप एक स्कूल प्रिंसिपल भी रही हैं। घर, परिवार, काम और फिर अपने सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। हर चीज़ में एक बैलेंस लगता है। आप ये बैलेंस कैसे करती हैं? एग्जैक्टली मेरे लिए बैलेंस करना आसान इसलिए रहा क्योंकि मैं शुरू से बहुत पंक्चुअल और डिसिप्लिन रही हूँ। बचपन से ही मैंने कहा मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि रही है। तो बचपन से एक शेड्यूल था कि भाई हमको मॉर्निंग इतने बजे उठना ही है, ये काम इतने, मुझे मतलब टाइमिंग का मुझे बहुत रहता है कि हाँ मुझे इतने टाइम ये करना है। तो ये एक डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ने शायद मुझे यहाँ तक इस काबिल बनाया, क्योंकि समय का जो महत्व समझता है, समय उसको ज़रूर बोलते हैं ना, एक वो लेवल दिखाता है कि हाँ आपने समय को इम्पोर्टेंट दिया है। तो मेरे ख्याल से मैंने समय को बहुत महत्वपूर्ण समझा हमेशा, और समय ने हमेशा साथ दिया है मेरा। अब बात कंपटीशन की कर लेते हैं सोनम। क्या क्या वहाँ पर राउंड होते हैं और क्या क्या चुनौतियाँ आपको पार करनी पड़ती हैं? किस तरीके के क्वेश्चन राउंड होते हैं? आप रैम वॉक करते हैं, उस समय क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? जी, मुझे वैसे स्टेज फियर कभी रहा नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टेज पहले से ही किया हुआ है, कॉलेज स्कूल लेवल पे भी किया हुआ है। तो मुझे स्टेज फियर नहीं था। बट लेकिन हर राउंड के लिए अपनी एक कहते हैं कि आपकी एक परफेक्शन होनी चाहिए। जैसे टैलेंट राउंड होता है, उसमें हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, किसी भी प्रकार का टैलेंट, चाहे आप एक्ट करो, चाहे डांस करो, तो सिंगिंग करो। तो मैंने अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग टैलेंट दिखाया है। मैंने महिलाओं के ऊपर भी एक एक्ट किया था जिसको बहुत सराहा गया, जो एक मोटिवेशनल लेवल पे भी काफ़ी वायरल हुआ था। और उसके अलावा मैंने डांस भी किया, सॉन्ग भी किया, और आईक्यू टेस्ट भी होता है हमारा। आईक्यू में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं विच यू हैव टू सॉल्व। हमारे स्टेज पे ही होता है, इंस्टेंट क्वेश्चन राउंड होते हैं। तो इंस्टेंट क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, उसमें आपको जज किया जाता है कि हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस एट अ मोमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग राउंड्स होते हैं। वॉक की हमको प्रैक्टिस कराई जाती है, अलग अलग रूमर्स आते हैं। तो इस बीच हमने बहुत कुछ, इवन वुमेन से लेके जो हाइजीनिक चीज़ें होती हैं उस पर भी सेशंस होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्यूटी पेजेंट मॉडलिंग हम गए हैं, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने भी मिलता है और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने भी मिलता है। सोनम, जिस कंपटीशन में आप गई थी वहाँ देश के और विदेश के कई हिस्सों से लोग आए थे जिनके साथ आपका कंपटीशन था। क्या कोई घबराहट, नर्वसनेस, क्योंकि केवल आप छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, पर कंपटीशन में बाहर से भी कई लोग आए थे, उनके साथ compete करना था आपको, तो आपने किस तरीके से उस चीज़ों को मैनेज किया? ये जो नर्वसनेस वाली चीज़ होती है बिल्कुल आती ही है थोड़ी बहुत, लेकिन इस बार पता नहीं नर्वसनेस तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा ये था कि कहीं मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है, एक लेवल के बाहर जब हम जाते हैं, कंपटीशन जब हार्ड होता है, जब बहुत अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं जो अपने आप में माहिर होते हैं, जो अपने नेशन का नेशनल जीत के आए थे ऑलरेडी, मतलब हम सब नेशनल विनर थे वहाँ पे, ऑलरेडी वी आर विनर, वी आर परफेक्ट। तो वहाँ पे कॉम्पीट करने का मज़ा अलग था, चैलेंज अलग था। तो जो भी था बहुत अच्छे से मैंने अपना 100% दिया, एंड आपके सामने हूँ मैं आज मिसेस एशिया का खिताब जीत कर। अब आप मिसेस एशिया तो हैं, आप फिटनेस की बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं जो होती हैं खुद की फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हैं। आपको क्या लगता है, आप भले ही मिसेस एशिया हो या टीचर हो या एक हाउसवाइफ हो, एक महिलाओं को अपनी फिटनेस पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? आपने इससे पहले एक सवाल पूछा था कि आप प्रिंसिपल भी हैं और आपने घर भी, ये सब बैलेंस कैसे किया। मैंने आपको समय की महत्वपूर्णता बताई थी। तो मैं इस पे एक छोटी सी बात भी बताना चाहूँगी कि मुझे देखकर जब मैं एज ए प्रिंसिपल थी और जब मैं मिसेस ब्यूटी आइकन ऑफ इंडिया जीत कर, मिसेस इंडिया जीत कर जब वापस लौटी, तो सबसे ज़्यादा खुश हुई थी हमारे स्कूल की बच्चियाँ। और क्योंकि मेरी पोस्टिंग अभनपुर में थी, तो मेरे क्षेत्र में ग्रामीण बच्चियाँ भी काफ़ी थी और थोड़ी शहरी बच्चियाँ भी थी। तो उनकी जो खुशी थी वो मुझे देख के इतनी दुगनी हो गई, और वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैम कि आप हमेशा कहते हैं मैम योगा करिए, फिट रहिए, अच्छा खान पान रखिए, टाइम पे उठिए। हम लोग को लगता था कि ठीक है सारे लोग बोलते हैं, पर आपको देख के आज हमको ये महसूस हो रहा है ये सब चीज़ें की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारे लाइफ में।
तभी हम अपने हर, कहते हैं ना, मोदी जी को भी कहते हैं 24 घंटे ही मिलते हैं, वैसे ही हमें भी तो मिले हैं 24 घंटे। हम दूसरे पे कंपैरिजन क्यों करें, हमको भी पूरा समय दिया है, तो उस समय का यूज़ कैसे करें। और रही बात फिटनेस की, तो बिल्कुल फिटनेस, मैंने कहा ना, मैंने एक एक्सीडेंट के बाद ये सब चीज़ जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पहले मैंने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दिया था, तभी शायद मेरी बॉडी ने इतना मुझे सपोर्ट किया। अगर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होता, या पहले मैंने अपनी डाइट को या फिटनेस को महत्वपूर्ण नहीं समझा होता, तो शायद मेरी बॉडी भी मेरा इतना साथ नहीं देती। तो मेरे ख्याल से फ़िटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं तो आप वॉक कर सकते हैं, जैसे मैं 1 साल से कुछ और नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई स्किन, बिकॉज मेरी स्किन को रिकवर होने में भी काफ़ी समय लगा, और अभी भी मेरी स्किन अभी रिकवरी स्टेट में ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। सोनम, आप छत्तीसगढ़ी कल्चर से भी काफ़ी जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहेंगी कि एक छत्तीसगढ़ी कल्चर को आप किस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकती हैं? जी, मुझसे सब पूछते हैं, आप नेशनल जीतने के बाद छत्तीसगढ़ आपने किया था एक शो, तो मैंने छत्तीसगढ़ पहले लिया था, रजिस्टर किया था, बट क्या हुआ, वो शो पोस्टपोन हो गया। और मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं एक छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मुझे एक छत्तीसगढ़ के थीम में कुछ करना है। और छत्तीसगढ़ी कल्चर की बात कहूँ तो हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वो बहुत ही प्यारा है। बस ज़रूरत है हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करने की, उसको उभारने की, हमारे रियल टैलेंट को यहाँ से बाहर निकालने की। तो मेरे ख्याल से जो हमारा जो कल्चर है, वो तभी ज़्यादा निखरेगा जब हम एक दूसरे का साथ देंगे। बहुत कुछ है, बहुत खूबियाँ हैं यहाँ पर। अब मुझे देख लीजिए, मैं एक छोटे से क्षेत्र से जाके एक विदेश में जब नाम कमा के आ सकती हूँ, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पर्सनल लाइफ की, कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ये तो आपका शौक है जो आपने पूरा किया। आपको एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का और इनाम जीतने के अलावा और क्या कुछ है जो आपको अच्छा लगता है? नॉर्मल रूटीन में आपको अपनी लाइफ में क्या अच्छा लगता है? मेरे ख्याल से कॉमन है रील्स बनाना। मेरी हॉबी है, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, पढ़ाई करना मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। तो पढ़ना लिखना ये तो मुझे पसंद है ही, साथ में मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, और स्लो म्यूज़िक में ड्राइव करना मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा मुझे कुछ कुछ क्रिएटिविटी करना पसंद है। क्रिएटिविटी मतलब ऐसी चीज़ें करना पसंद है जिससे मतलब कुछ आपको मैसेज मिले, ऐसी क्रिएटिविटीज़ में कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और स्पेशली बच्चियों के लिए। तो मैंने काफ़ी, अभी तक के मैं क्लास 8 से पढ़ा रही हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो मैं अभी तक पढ़ा भी रही हूँ बच्चों को, और काफ़ी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी मैंने दी है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड। और आगे भी मेरा यही है उद्देश्य कि मैं बच्चियों के लिए, स्पेशली अपने राज्य की बच्चियों के लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर पे मैं उनको लेके ही कुछ करना चाहती हूँ। सोनम, अब आपने बात कर दी है रील्स की, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें बहुत होती है। अब आपके कंपटीशन को आप सोशल मीडिया से कैसे जोड़ पाएंगे? आपको क्या सोशल मीडिया के थ्रू ये रास्ता मिला था वहाँ जाने के लिए? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट पे, क्योंकि मुझे लगता है मुझे काफ़ी लोग सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से भी जानते हैं। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरी भी पहचान कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो सोशल मीडिया को मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। रही बात रील्स की, तो यस, जब हम, मेरे ख्याल से जब कोविड आया था, उस समय टिकटॉक बहुत चल रहा था, तो एक मन हुआ, क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं, दिन भर काम करने के बाद थोड़ा समय मिलता था, तो चलो यार टिकटॉक बना लेते हैं। तो कई लोग इसको अच्छा भी समझते हैं, कई लोग नहीं भी समझते हैं, बट मेरे ख्याल से जिसमें आपको रुचि हो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मेरी एक्टिंग और डांसिंग में रुचि थी, तो वो जो है आज भी है। कभी समय मिलता है तो ज़रूर हम थोड़ा मोड़ा रील्स भी बना लेते हैं, और अपने एक्ट को भी शो कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये आपका प्लेजर टाइम है जो आपको एंजॉय करना चाहिए। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? अब आगे आप किस रास्ते जाने वाली हैं? मेरा उद्देश्य सिर्फ क्राउन जीतना नहीं था, पहले भी नहीं था, और अभी तो मैंने 1 साल में 4 खिताब जीते हैं। तो 1 साल में मैं 4 पेजेंट्स की विनर रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ अब कि ये मेरी, और स्पेशली मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ सारे गर्ल्स को और वुमेंस को, कि देखिए, कोई भी खिताब या कोई भी कंपटीशन जीतना ही मायने नहीं रखता, या किसी पद पे बैठना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस पद से या उस खिताब से क्या कर रहे हैं। तो मेरा तो ये हमेशा से उद्देश्य रहा है, मैंने अभी तक किया भी है और आगे भी करूँगी, कि अगर हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, अगर हम उसके कुछ काम आ पाए। और मैं स्पेशली बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए
मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैंने कहा आगे भी कर रही हूँ और मुझसे देख के बहुत लोग मोटिवेट भी होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनको ये अच्छा लगता है कि हाँ, सोनम मैम यहाँ पे हैं, सोनम मैम ये कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं आगे भी करना चाहूँगी और मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि बस ज़्यादा मत सोचिए, अपनी उड़ान भरिए। सोनम, आप अब ब्यूटी मॉडल हैं, सब हैं, तो यहाँ पर ब्यूटी टिप्स की बात ना हो तो कैसे चल सकता है? कुछ घरेलू टिप्स जो आप फॉलो करती हो Yes. या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं और नॉर्मली उन्हें यूज़ करना चाहिए? यस, देखिए जब ब्यूटी टिप्स की बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पे भरोसा नहीं करती या बहुत ज़्यादा मेकअप पे भरोसा नहीं करती। पर अगर हाँ, हमारा फील्ड ऐसा है कि वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल एवरी टाइम, बट मैं चाहती हूँ कि हमेशा जितना हो सके हम होम प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो जनरली मैं अपने होम प्रोडक्ट्स में बेसन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी जो मेरी स्किन टाइप है उसमें बेसन बहुत सूट होता है। तो मैं दही बेसन का जो लेप होता है, ये हमारे बोलते हैं ना प्राचीन काल से चले आ रहा है, तो वो जो होता है मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। वो सारे स्किन टाइप के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप बिल्कुल हफ्ते में 2 बार उसे यूज़ कर सकते हैं एंड वो एक नेचुरल ग्लो देता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको नेचुरल ग्लो इतना अच्छा रहेगा कि आपको मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोनम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन महिलाओं को जिन्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए? जी, देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि हाँ, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, पर एक चीज़ और भी है। मैंने देखा है कई लोगों को फैमिली सपोर्ट मिलता है लेकिन वो खुद ही आगे नहीं बढ़ती हैं। तो एक महिला जब तक खुद से आगे ना बढ़े वो कुछ भी नहीं कर सकती है। हमको कहीं ना कहीं देखिए पाबंदियाँ हर महिला हर लड़की को रहेगी, क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारा जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं रोकता भी है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको उनको करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं, उन पाबंदियों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैंने पूरे कपड़े पहने थे। लोगों का एक मिथ है कि हम छोटे कपड़े पहनेंगे तो ही मॉडलिंग होगी, हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो ही हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में चलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस, आई एम वेल एजुकेटेड, ठीक है, मेरी इंग्लिश अच्छी है ना, बाकी लेकिन ज़रूरी नहीं। आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और छोटे कपड़े पहनना, ये तो मेरे ख्याल से मैंने तो एक भी अभी तक 4 खिताब जीते हैं। मैंने अभी तक कोई भी शो में छोटे कपड़े नहीं पहने हैं। तो आप देख सकते हैं बिना छोटे कपड़े पहने भी आप विजेता हो सकते हैं। अब आपने बात वाकई में जब लैंग्वेज की कर दी है तो जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके का कंपटीशन में इंग्लिश एक बैरियर बन जाता है कि आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, हमारे नेशनल लेवल पे कंपटीशन है, इंग्लिश आए ना आए हिंदी में जवाब दिया जा सकता है, पर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो वो इंग्लिश किस तरीके से एक बैरियर बनेगी बाकी महिलाओं के लिए? जी, इंग्लिश लैंग्वेज मेरा तो सब्जेक्ट ही इंग्लिश लैंग्वेज है। मैं अभी भी पीएचडी कर रही हूँ, मैंने बताया। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो हमको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हमको कुछ नया सीखने में बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देखिए हम जितना सीखेंगे अपने आप में पॉलिश होंगे, उतने प्रेजेंटेबल होंगे। तो बिल्कुल अपने आप से एकदम झिझक हटा दीजिए। स्पेशली छत्तीसगढ़ की लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के भी इंग्लिश अच्छी नहीं है। डरो मत, जो नहीं आता है वो सीखो। और यही बात रही, सिर्फ एक लैंग्वेज की बात रही, तो येस, इंग्लिश लैंग्वेज आज के डेट में बहुत मस्ट हो गया है, तो आपको आना चाहिए। अगर आप एक नेशनल लेवल पे भी जाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपको एक बैरियर आपको एक साबित हो सकता है कि ये कहीं पे आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमको इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो आप सीखिए। बहुत आज के डेट में मुश्किल भी नहीं है इंग्लिश सीखना। वाकई में सोनम, आप कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में हुए हादसे के बाद भी हार नहीं मानती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी ऐसी महिलाओं से? जी, हादसा देखिए मेरे साथ जो हुआ हो या किसी के साथ भी हुआ हो, आ, मैंने कई लोगों को हम देखते हैं जिनके पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, हम एवरेस्ट चढ़ गया, इसने ये कर लिया, उनके लिए तालियां बजाते हैं। खुद के लिए ताली बजा सकते हैं हम खुद के लिए वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम दूसरों पे वाहवाही क्यों करें? एक पुराना गाना है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय कहें। तो बस वही है, अपने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इतना बनाइए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि लोग आपकी जय करें, आप खुद की जय करें। बस अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने इरादे मजबूत बनाइए और बस देखिए फिर। सोनम जी, आपसे मिलकर कुछ लाइंस कहना चाहूँगी। ज़िंदगी जीने का नाम है, नाम तो रास्ते में हज़ारों सुबह शाम है। मिले हैं जीने को 4 पल, जी लो खुश रहकर।
खुल के जीने का तरीका यही सिखाता है। हंस के जी लो ना, हर पल यही बताता है। आज के लिए खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।